सीन की शुरुआत होती है मिनोटॉर के सामने खड़े हमारे कैरेक्टर्स से। सियान अंदर ही अंदर गुस्से से भरा पड़ा है। उसे लग रहा है कि यूजीन बस उसका मजाक उड़ा रहा है और सबको यह समझ आ रहा है जैसे बिना मैजिक के वो इस दानव को हरा ही नहीं सकता। गुस्से में अंधा होकर सियान सीधा मिनोटॉर की तरफ दौड़ पड़ता है, जोर जोर से चिल्लाते हुए। मिनोटॉर हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सियान आखिरी सुंकवान पर साइड में हट जाता है और जाते जाते उस पर वार भी कर देता है। कुछ वार लगातार लगते हैं, पर सियान को खुद ही समझ आ जाता है कि ये हल्के फुल्के अटैक इस दैत्य को गिराने वाले नहीं हैं। वो फैसला करता है कि तलवार को और गहराई तक, खासकर उसकी टांग में घुसाना पड़ेगा। वो फोकस करके मिनोटॉर की टांग की तरफ भागता है। उसे लगता है कि प्लान सक्सेसफुल होने वाला है, लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचता है, मिनोटॉर अचानक घुटने से वार करता है और सियान का पूरा अटैक वहीं रुक जाता है। फिर दैत्य एक झटके में उसे पकड़कर उठा लेता है और दूर फेंक देता है। सियान हवा में उछलकर गिरता है, लेकिन किसी तरह अपने पैरों पर लैंड कर लेता है। दूर खड़ा मुख्य किरदार यूजीन ये पूरी फाइट देख रहा होता है। वो सियान को देखकर आराम से कह देता है कि वो भी हार गया। सियान गुस्से में यूजीन को घूरता है, पर जवाब में करने लायक कुछ बचा नहीं। इधर उनकी बहन या साथी लड़की की बारी आती है, पर वो डरते डरते साफ मना कर देती है। वो कहती है कि जादुई तलवार यहां काम ही नहीं कर रही, तो वो क्यों अपनी जान जोखिम में डाले। यूजीन मन ही मन समझ जाता है कि ये लड़की अपने भाई से ज्यादा समझदार है। अब यूजीन खुद आगे कदम बढ़ाता है। बिना किसी ड्रामे के वो अपनी ढाल पहनता है, तलवार चेक करता है और सीधे मिनोटॉर की तरफ चल देता है, जबकि बाकी सब लोग दूर से देखते रहते हैं। लड़की हल्के डर के साथ पूछती है, क्या वो सच में जीत सकता है। यूजीन पीछे मुड़े बिना हल्की सी मुस्कान के साथ तलवार की धार ठीक करते हुए बस ये सोचता है कि उसे हारने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मिनोटॉर घूर कर उसे देखता है और घूंसा चलाता है।
यूजीन सेक्रेड स्वॉर्ड को देख ही रहा था कि उसके दिमाग में पुराने किस्से खुल गए। टेम्पल ऑफ उरुस, जहां ये तलवार सिर्फ बर्मा को पहचानती थी, वो फ्लैशबैक जैसा इमेजिन करने लगा। 300 साल पहले बर्मा ने डीमन स्लॉटर किंग का दिल इसी ब्लेड से फोड़ा था। 5th रैंकिंग किंग, प्योर वर्ल्ड का एक बड़ा मॉन्स्टर। और फनी पार्ट, यूजीन को याद आया कि बर्मा कभी कभी इस डिवाइन स्वॉर्ड को टॉर्च की तरह भी यूज करता था। यूजीन ने कहा, भाई इतनी लेजेंडरी स्वॉर्ड और तुम टॉर्च? फिर यूजीन ने बदन झुकाकर पूरे रिस्पेक्ट के साथ स्वॉर्ड को हाथ लगाया। एंड देन, चलो भाई अब निकलना। वो पूरी ताकत से तलवार खींचने लगा। अरे! यूजीन ने हाथ हिलाए, शरीर हिलाया, भावनाएं हिल गईं, लेकिन तलवार नहीं हिली। यूजीन ने सर टेढ़ा करके सोचा, ठीक है, तू नहीं आना चाहती, मैं भी ज्यादा पढ़ के नहीं आया हूं। नेक्स्ट। यूजीन आगे बढ़ा और ट्रेजरी में लिटरली वेपन्स का शोरूम खुल गया। हर तरफ चमकती, धड़कती, रोशनी छोड़ती वेपन्स। इनसेशिएबल स्वॉर्ड। यूजीन ने कहा, आहा, ये तो वो माना चूसने वाली तलवार। बर्मा का इमेज आया, डेफ्टली स्वॉर्ड घुमाते हुए। ये स्वॉर्ड अपोनेंट का माना खींचकर अपने ओनर की ताकत बढ़ा देता था और हाई क्लास मैजिक 1 हिट में डिसॉल्व कर देता था। यूजीन ने कहा, ये तो मस्त है, पर यह बर्मा जैसे प्रो मेज के लिए ही सूट करता है, मेरे जैसे बंदे का क्या? वो स्वॉर्ड छोड़कर आगे निकल गया। एक स्पीयर चमक रहा था, स्लो हीट होता है, और पावर ड्रैगन के फायर ब्रेथ के बराबर। यूजीन ने कहा, ब्रो ये घर में रखूं तो मम्मी भी डर जाए। एक ब्लैक स्वॉर्ड थी जो हवा की ऑरा से ग्लो कर रही थी। किंग ऑफ विंड स्पिरिट का आशीर्वाद इसमें था। यूजीन ने कहा, इसको घुमा दिया तो पूरा घर हवा में उड़ेगा। लाइटनिंग एरोज थी जो किसी भी डिस्टेंस पर एनिमी को शॉक दे दे। यूजीन ने कहा, भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री। एक स्वॉर्ड से विप बन जाता है विथ हंड्रेड्स ऑफ ब्लेड्स। यूजीन ने कहा, भाई ये तो मल्टी टूल है, स्विस नाइफ का बाप। इनकमिंग अटैक्स की एनर्जी को दूसरे डिमेंशन में डब्बे में बंद कर देता है। यूजीन ने कहा, भाई ये तो लिटरली प्रॉब्लम को डिमेंशन में फेंक दो वाला शील्ड है। वेपन्स देख देखकर यूजीन थोड़ा चिढ़ गया। बस इतना ही? मूनलाइट स्वॉर्ड और डीमोनिक स्पीयर कहां हैं? वो स्वॉर्ड्स को घूरकर बोला, 300 साल गुजर गए और इन चोरों ने सबसे ओपी वेपन्स छुपा लिए। यूजीन ने सोचा, चलो विनेट ही ले लूं। इसको बस हाथ में पकड़ो तो विंड स्पिरिट का पावर मिल जाता है। माना ज्यादा हो तो विंड स्पिरिट का किंग तक समन हो सकता था। बट फिर वो खुद ही बोला, समनिंग मैजिक सबके बस की नहीं होती। मैं खामखा ट्राई करूं और सीन बिगड़ जाए। उसने नाक सिकोड़ के कहा, चलो और देखते हैं। ट्रेजरी में हूं तो फुल मौज ले लेता हूं। और वो आगे बढ़ गया किसी और वेपन की तलाश में। हीरो कमरे के एक कोने में झुककर देखता है। शेल्फ के नीचे कई तरह के एक्सेसरीज पड़े हैं। उसकी नजर अचानक ज्वेलरी पर टिक जाती है। वो हैरान रह जाता है, हथियारों के साथ इतनी कीमती ज्वेलरी भी। उसकी आंखें एकदम फैल जाती हैं। वो झट से आगे बढ़कर एक पेंडेंट उठाता है। उसे जैसे बिजली सी छू गई हो। ये वही पेंडेंट था जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में पहना था। उसे याद आता है, उसने जिस दानव को मारा था उसी ने उसके माता पिता को भी मार दिया था, और मरने से पहले यही पेंडेंट उन्हें उससे मिला था। बदला उसने ले लिया था, लेकिन तब भी वो अपनी मौत तक इस पेंडेंट को सीने से लगाए रहा था। अब वो पेंडेंट अपने हाथ में लिए बस देखता रह गया। ये यहां कैसे? थोड़ी देर बाद उसे शक हुआ, शायद बरमुट ने उसकी लाश से इसे उठा लिया होगा और यहां रख दिया। उसी वक्त उसके दिमाग में वो पुरानी याद लौटती है, डीमन किंग का हाथ बढ़ाना। वो अजीब सा समझौता जो बरमुट ने इम्प्रिजनमेंट डीमन किंग के साथ किया था। उस समझौते से भले ही शांति आ गई थी, लेकिन किंग अल्मोडा और बाकी 2 डीमन किंग्स पूरी तरह जीवित थे। उसे याद आता है कैसे वो सब अपनी जीत का जश्न मनाते थे। बरमुट, सेन्या, एनीज और सब ने कसम खाई थी कि 5 डीमन किंग्स को खत्म करेंगे।
पर हीरो के मन में गुस्सा भराया। आखिर उन्होंने कैसा समझौता किया था और मेरा पेंडेंट यहां क्यों छोड़ा? यह सब आखिर हुआ कैसे? वो मुट्ठी कस लेता है। उसे लगता है शायद उसके बिना वो सच में जीत नहीं पाए। शायद उसी के कारण बाद में सब गलत हो गया। लेकिन फिर वो खुद को शांत करता है। वो जानता था कि बरमुट और बाकी लोग बुरे नहीं थे, कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी। अब सीन बदलता है। वो विशाल हॉल जिसमें हथियारों का पहाड़ जमा था। हीरो कई हथियार ले सकता था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ पेंडेंट पर थी। वो इसे लायनहार्ट की ट्रेजरी में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसके सामने गिलियाड खड़ा था। वो थोड़ी उलझन में पूछता है, तुमने ये पेंडेंट चुन लिया? हीरो मुस्कुराते हुए कहता है, हां, मुझे यही पसंद है। गिलियाड हैरान था। इतने सारे खजानों में से ये पुराना सा पेंडेंट। हीरो उसे पेंडेंट पकड़ाता है। गिलियाड ध्यान से देखता है। एक पुरानी सी डिजाइन, कच्चा लाल पत्थर, सस्ता काम। उसके हिसाब से तो ये कोई खास चीज थी ही नहीं। लेकिन तभी जब उसने पेंडेंट को शेर के सिर वाली मूर्ति के ऊपर लटका कर देखा, मूर्ति की आंखें लाल चमक उठीं। गिलियाड चौंक गया। उसने माथा से कोड़ते हुए कहा, ये अजीब है। ये पेंडेंट लायनहार्ट खजाने का हिस्सा था ही नहीं। इसको यहां होना नहीं चाहिए था। हीरो धीरे से कहता है, लेकिन फिर भी ये यहीं मिला। गिलियाड अब बहुत सावधान हो चुका था। गिलियाड ने पेंडेंट को देखते हुए ठंडी सांस भरी और बोला, ये पेंडेंट किसी काम का नहीं है। बेच भी दोगे तो एक सस्ती तलवार भी नहीं खरीद पाओगे। फिर भी तुम यही लेना चाहते हो? यूजीन बिना सोचे चिल्ला पड़ा, हां, यही चाहिए। बुजुर्ग आदमी ने बस अपना चेहरा ढक लिया, मानो कह रहा हो ये लड़का सुधरेगा नहीं। लेकिन फिर उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा फैसला पक्का है तो ठीक है। गिलियाड ये भी जोड़ देता है कि चूंकि इस पेंडेंट का ओरिजिन पता नहीं, इसलिए इसे रोवेरन से चेक कराना पड़ेगा। संभव है कि ये एन्चेंटेड भी हो। यूजिन हैरान होकर पूछता है, तो चेक होने के बाद मैं इसे ले जा सकता हूं? गिलियाड पेंडेंट को अपनी मुट्ठी में कसकर कहता है, हां, ले जा सकते हो। यूजिन उसे टकटकी लगाकर देखता है। गिलियाड थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे चूंकि ये पेंडेंट लायनहार्ट के खजाने में आता ही नहीं, इसलिए तुम एक और चीज चुन सकते हो। ये सुनते ही यूजिन की आंखें फैल जाती हैं। गिलियाड हंसकर उंगली आगे बढ़ाता है, जो चाहो ले लो। यूजिन झट से झुककर सलाम करता है और बिजली की तरह भाग पड़ता है। वो भागते भागते मन ही मन हंसता है। ये आदमी तो आसानी से मान गया। ये वाकई बरमुट जैसा जिद्दी कैसे हो सकता है? अब वो बिना रुके सीधे जाकर स्टॉर्म स्वॉर्ड ऑफ विनोइट उठा लेता है। वो तलवार को खोलता है, ब्लेड को हवा में चमकाता है और चेहरे पर शिकार पकड़ने वाली मुस्कान फैल जाती है। अब ये मेरी है। सीन बदलता है। रात का खुला आंगन, खिड़कियों से हल्की रोशनी गिर रही है। डिसायरा झुंझलाहट में पूछती है, तुमने भाला क्यों नहीं लिया? तुम्हें भाले में महारत है। यूजीन गैरेज और डिसायरा के सामने खड़ा कहता है, मैंने सोच लिया है, और वैसे भी तलवार मुझ पर ज्यादा सूट करती है। डिसायरा मुंह बनाकर कहती है, उफ, ये घिनौना है। गैरेज थोड़ी सहलाते हुए सोच में पड़ जाता है। ये तलवार थोड़ी हल्की नहीं है। तेरी ताकत के हिसाब से तो कोई भारी कुल्हाड़ी या हथौड़ा बेहतर रहता। यूजीन तुनक कर जवाब देता है, निर्णय मेरा है, मैं क्या लूंगा ये मैं तय करूंगा। गैरेज अपनी मसल्स दिखाते हुए हंसता है, रिचुअल खत्म हो गया है, चाहे तो हमारे साथ चल, परिवार तुझे अच्छी खासी सपोर्ट देगा, मसल्स बढ़ाने के लिए भी। यूजीन तुरंत मना कर देता है, नहीं चाहिए। डिसायरा अपने भाई की ओर गुस्से से उंगली करके कहती है, इस दिमाग खाली जॉक से बात मत करो। फिर डिसायरा यूजीन को घूरकर बोलती है, चलो तलवार दिखाओ। यूजीन थोड़ा झेंपकर ब्लेड निकालता है। ब्लेड चमकता है, मानो हवा में कोई मानो जादू थिर रहा हो। डिसायरा झुंझलाकर पूछती है, ये कौन सी तलवार है? यूजीन गर्व से कहता है, स्टॉर्म स्वॉर्ड ऑफ विनोइट। तलवार की ब्लेड में छोटे छोटे पंख जैसे रोशनी के कण उड़ते दिखाई देते हैं। यूजीन बताता है, मिस्टर गिलियाड ने कहा कि हवा की आत्माओं का राजा इस तलवार को पसंद करता है, और शायद जब मैं काफी ट्रेनिंग कर लूंगा तो मैं स्पिरिट्स को भी बुला सकूंगा।
डिसायरा ये सुनकर मुट्ठी भींचती है, कुछ उदास कुछ जलन में। डिसायरा ने तलवार को ध्यान से देखते हुए कहा, ठीक है तलवार कूल है, लेकिन मेरी जगह होती तो मैं तो भाला ही लेती। यूजीन तलवार को घुमाते हुए बोला, वहां इस तरह की चीजें बहुत पड़ी थीं। डिसायरा ने लड़ाई के मूड में हाथ उठाया और एक आग से जलती भाले की कल्पना दिखाते हुए बोली, यह है अटैक ड्रैगन स्पीयर कार्बॉस। इसके बारे में कहा जाता है कि यह ड्रैगन की तरह आग बरसाता है। यूजीन कंधे पर तलवार टिकाते हुए ठंडे अंदाज में बोल पड़ा, मुझे पता नहीं वो कैसी दिखती है। डिसायरा गुस्से में पागल होकर अगला भाला दिखाती है, तो फिर यह देखो, यह है डेमोनिक स्पीयर रुओस, महान बर्मा का सबसे घातक हथियार। गेरीज ने भी हंसते हुए कहा, हां मैंने भी सुना है, रुओस का इस्तेमाल डेमोनिक किंग ऑफ क्रुएलिटी करता था। यूजीन ने सिर झुका लिया और दिमाग में वो भयानक दृश्य बना। 300 साल पहले हेवन ऑफ डीमंस हेलमेट पर 5 राजा राज करते थे। 1 किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन, बस चमकती आंखों वाला एक विनाश। 2 किंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट, काला भयानक रूप। 3 किंग ऑफ डिमोनिक मैडनेस, सिर पर मुड़े हुए सींग। 4 किंग ऑफ क्रुआरिटी, भारी दानवी कवच। 5 किंग ऑफ स्लॉटर, एक विकृत दानवी मुस्कान। गेरीज ने बहस में कूदते हुए कहा, सुनो, महान बर्मा का असली हथियार भाला नहीं था, सबसे ताकतवर था क्रशिंग हैमर जीगा, जिसे खुद किंग ऑफ स्लॉटर चलाता था। डिसायरा ने झट से पलटकर कहा, किंग ऑफ क्रुएलिटी उससे ज्यादा ताकतवर था। गेरीज दर्द देता है, रैंक ज्यादा होने का मतलब यह नहीं कि उसका हथियार भी ज्यादा ताकतवर हो। यूजीन दोनों को झगड़ते हुए देखता रहा और सोचता है, डिमोनिक स्पीयर और क्रशिंग हैमर दोनों ही अद्भुत हैं, लेकिन अगर सवाल है कि बर्मा का सबसे ताकतवर हथियार कौन था, तो जवाब हमेशा एक ही रहेगा। वो ये कहते हुए अपने मन में एक चमकदार तलवार की छवि देखता है, मूनलाइट स्वॉर्ड, वो दिव्य तलवार जो खुद रूप बदलकर अस्तित्व लेती थी, जो डीमंस हेवन में भी सील थी। वो देखता है कि कैसे बर्मा इस तलवार को घुमाता है और कैसे किंग ऑफ क्रुएलिटी रुओस वाला और किंग ऑफ स्लॉटर जीगा वाला दोनों ही एक ही बार में समाप्त हो जाते हैं। यूजीन तलवार उठाता है, उसकी अपनी स्टॉर्म स्वॉर्ड ऑफ वाइनेट नीली आग के साथ हवा को काटती है। वो मुस्कुराता है, इस जीवन में पहली बार मेरे हाथ में सच में एक तलवार है। गार्ग और डिसायरा स्तब्ध खड़े देखते रहे। यूजीन तलवार घुमा रहा था, लेकिन यह कोई साधारण वार नहीं था। वो गहरे ध्यान में तलवार की अलग अलग तकनीकें दोहरा रहा था। कभी कदम पीछे, कभी तलवार आगे, कभी हवा को चीरता नीला प्रकाश, मानो तलवार खुद यूजीन के हाथों के साथ नाच रही हो। गार्ग की आंखें फटी रह गईं। ये तो पूरा सोर्ड डांस लग रहा है। डिसायरा भी हैरान रह गई, ये कब से इतना अच्छा हो गया। दूसरी तरफ सुनहरे बालों वाला मेज और गिलियाड दोनों ही टेबल के पास खड़े थे। मेज ने पिंडेंट पर अपनी उंगलियां रखीं, हल्की सी जादुई चमक निकली और फिर खत्म। वो बोला, इस पर जरा सी भी मैजिक रेजिड्यू नहीं है। रुआन चौंक गया, क्या ये सच में ट्रेजरी से आया है? गिलियाड ने सिर हिलाया, हां। और यूजीन मजाक नहीं करता, उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। रुआन ने फिर पिंडन की तरफ हाथ बढ़ाया, अगर ये ट्रेजरी का नहीं है तो इसे दोबारा चेक करना होगा, ये चीज अजीब लग रही है। गिलियाड ने आंखें संकरी करते हुए पूछा, कैसे चेक करेगा? मेज के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। उसने अपनी उंगली उठाई, मेमोरी रीडिंग स्पेल्स। वो आगे बोला, हमारे महान गुरु वाइज सीना ने यह तकनीक बनाई थी, इससे हम किसी वस्तु में बची हुई मैजिकल मेमोरी पढ़ सकते हैं। गिलियाड ने आदेश दिया, तुरंत शुरू करो। मेज ने पेंडेंट को दोनों हाथों में लिया, आंखें बंद की और उसके चारों ओर हल्की सुनहरी चमक फैल गई। कुछ क्षण बाद उसे धुंधले दृश्य दिखाई देने लगे, पुरानी गलियां, राजधानी का बाजार और लगभग 100 साल पुरानी वो जगह जहां किसी ने ये पेंडेंट खरीदा था। फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। मेज ने अचानक आंखें खोली, आगे की यादें ब्लॉक हो गईं। ट्रेजरी की सुरक्षा जादू ने बाकी मेमोरी पढ़ने नहीं दी। गिलियाड ने पेंडेंट को देखते हुए कहा, अगर ये 100 साल पुराना है तो अब कोई भी जिंदा नहीं होगा जो इसके बारे में बता सके। मेज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब आप क्या करेंगे?
गिलियाड ने बिना झिझक पेंडेंट उठाया। यूजीन इसे चाहता है, इतना चाहता है कि उसने बाकी सारे खजाने छोड़ दिए, तो ये उसी का होगा। मेज हंस पड़ा। लगता है आपको वो लड़का वाकई पसंद है। गिलियाड चालाक मुस्कान के साथ बोला, कैसे पसंद नहीं आएगा। वो खड़ा हुआ और बाहर खिड़की की ओर देखा, जहां यूजीन हवा को चीरते हुए नीली तलवार चला रहा था। गिलियाड ने धीमे स्वर में कहा, ऐसे लड़कों को नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। रुआन चुप होकर उनकी ओर देखने लगा और सायान तलवार संभालते हुए मुस्कुराकर बोला, हेलो। नीना ने उसे देखा और जोर से बोली, अरे। हीरो की भौहें सिकुड़ गईं। उसे तुरंत याद आया, ये तो मौजूदा पैट्रियार्क का छोटा भाई है, पूरा का पूरा अजीब, जो अपने बड़े भाई के साथ जाने की जगह शादी में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। यूजीन ने झुककर खुद का परिचय दिया। जेनेट ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तो तुम वही हो ना, साइड ब्रांच वाला लड़का जिसने पिछली रिचुअल में सबको चित कर दिया था। यूजीन ने उसका हाथ हटाते हुए पूछा, तो आप मुझे अकंपनी करने आए हैं, सही? जेनेट हंसकर बोला, मेरे भाई ने तो एक नाइट भेजने का सोचा था, लेकिन मैंने सोचा खुद ही देखने चलूं कि असल में तुम हो कौन। वो आंखें बंद करके बोला, सुना तो बहुत था तुम्हारे बारे में, लेकिन रिचुअल को देखने का मौका नहीं मिला। ट्रेडिशन के हिसाब से सिर्फ पैट्रियार्क को ही टेस्ट देखने का हक होता है। शायद रारन को इजाजत इसलिए दी गई क्योंकि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहा था। जेनेट ने उंगली उठा के कहा, और हां, ऐसा मत सोचना कि मैं अपने भाई से कोई दुश्मनी रखता हूं, ये तो बस सच बोल रहा हूं। उम्मीद है मेरी बात से ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ गलत प्लान कर रहा हूं। उसकी पीली आंखें यूजीन को गौर से देखती हैं। आशा है मेरे भाई की प्रतिक्रिया भी ऐसी ही शांत हो। यूजीन हल्का मुस्कुराया। उसके अजीब आजाद मिजाज और बेचैन व्यवहार से साफ झलकता था कि शायद यही वजह है कि जेनेट अब तक शादी नहीं कर पाया। कुछ देर बाद जेनेट ने चलते हुए पूछा, पैट्रियार्क ने तुम्हें क्यों बुलाया है? यूजीन ने कहा, शायद बधाई देने के लिए। आखिर मैंने ब्लड इनहेरिटेंस रिचुअल जीत लिया है। हीरो ने भौहें चढ़ाकर कहा, लेकिन वो मुझे पहले ही बधाई दे चुके हैं। सच बताओ, कहीं तुम्हें नहीं लगता कि वो मुझे किसी दूसरी वजह से बुला रहे हैं? जेनेट ने भौहें उठाकर कहा, मुझे शक तो है, लेकिन ये वो मामला नहीं जिसमें मुझे अपनी नाक घुसानी चाहिए। दरवाजे के पास पहुंचकर वो बोला, उम्मीद है हम अक्सर मिलेंगे। यूजीन ने भी मुस्कुराकर कहा, सेम हियर। नॉक किया, अंदर से आवाज आई, कम इन। जेनेट ने दरवाजा खोलकर उसे विंक किया। यूजीन ने मन में सोचा, मैं ऐसे बेवकूफों से घिरा क्यों हूं? पैट्रियार्क जिला के रूम सीन में यूजीन कमरे में प्रवेश करता है। जिला मुस्कुराकर माफी मांगता है कि अचानक बुलाया गया। दोनों बैठ जाते हैं। जिला मेज पर नेकलेस रखता है, हाथ जोड़कर कहता है, मैंने रॉरियान से इसे जांचने के लिए कहा था, लेकिन सब कुछ बताता है कि ये बस एक साधारण सा गहना है। यूजीन ने उसे देखा। जिला ने भौहें सिकोनी। हमने मोना मेमोरी जादू भी इस्तेमाल किया, फिर भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली। यूजीन की आंखें फैल गईं। उसे याद आया, ये तो सेनिया का मैजिक था, वो तो इसे लगभग भूल ही गया था। हीरो ने पूछा, तो आपको क्या यादें मिली? जिला ने कहा, लगता है ये नेकलेस लगभग 100 साल पहले राजधानी की पिछली गलियों में खरीदा गया था, बस यही पता चल पाया। यूजीन स्तब्ध रह गया। यूजीन के दिमाग में जैसे झटका सा लगा, ये कैसे हो सकता है? वो यकीन से जानता था कि ये नेकलेस उसने 300 साल पहले पहना था। पूरे 10 साल तक वो उसी का था। गलत होने का सवाल ही नहीं था। लेकिन अगर रोवरन ने कहा है वो झूठ बोलने वालों में से नहीं, क्या वो खुद ही गलती कर रहा है? यूजीन ने सामने देखते हुए सोचा, मुझे इस नेकलेस पर ऐसे जादू की जांच करनी पड़ेगी जो मैजिक टावर के मास्टर तक को धोखा दे सके। लेकिन ऐसा जादू करेगा कौन? वो हल्का सा मुड़ा, फिर मुस्कुरा कर बोला, तो क्या मैं ये नेकलेस अपने पास रख सकता हूं? गिला मुस्कुराया, बिल्कुल, वादा किया था, अब ये तुम्हारा है। यूजीन ने धन्यवाद कहा और नेकलेस पहन लिया। गिला ने हल्का सा गला साफ किया, मैंने तुम्हें सिर्फ नेकलेस लौटाने के लिए नहीं बुलाया, मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। शायद तुम्हें सख्त लगे, लेकिन मेरा प्रस्ताव तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यूजीन ने भौं उठाई। वो उसे देख रहा था और यूजीन मन ही मन सोचने लगा,
सेल वाकई खूबसूरत है, लेकिन मुझे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। सायान से जैसा भी व्यवहार किया वो फिर भी दोस्ताना बनी रही, तो क्या ये सब बस शादी करवाने की साजिश थी? गिला ने हैरानी से कहा, अरे नहीं, तुम्हें क्या लग गया? मैं तुम्हें किसी लड़की से शादी कराने की बात ही नहीं कर रहा। यूजीन की आंखें फैल गईं, चेहरा लाल पड़ गया। उसके दिमाग में 13 साल की लड़की के साथ अपनी शादी की कल्पना घूमने लगी। हे भगवान, ये तो सबसे बुरा ख्याल था। उसने माथा पकड़ लिया। शायद इस बच्चे का शरीर मेरे दिमाग को भी बच्चे जैसा बना रहा है। तभी गिला बोला, मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता हूं। यूजीन चौंक गया। ये भी किसी धमाके से कम नहीं था। लेकिन मुख्य परिवार का हिस्सा बनना सुनने में बुरा नहीं लगा। वो बोला, ये काफी अप्रत्याशित है। गिला हंसा। वैसे शादी का आइडिया भी तुम्हारे दिमाग में अचानक ही आया था। फिर उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे असली पिता के मेन ब्रांच में भी शामिल करा सकता हूं। यूजीन ने भौएं उठाईं। मतलब मेरे 2 पिता हो जाएंगे? गिला हंसकर बोला, नहीं नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। मैं बस तुम्हें मेन लाइन का हिस्सा बनाना चाहता हूं। मैं 3 बच्चों का पिता हूं और गेरार्ड से उसका बेटा छीनने का मेरा कोई इरादा नहीं। उसने हाथ आगे बढ़ाया और बोला, भले ही हम पहले कभी नहीं मिले, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें अपने भाइयों जैसा सम्मान दूंगा। गिला थोड़ा तनाव में दिखा। फिर बोला, अगर तुम अडॉप्शन मना कर दोगे तो क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हारे पिता का अनादर करूंगा? यूजीन ने सिर उठाकर पूछा, तो आप उनसे नाराज नहीं होंगे? गिला मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि ऐसी बात पर गुस्सा हो जाऊं। हां, थोड़ा खिन्न जरूर होगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो खड़ा हुआ और बोला, तुम्हारा फैसला जो भी हो, मैं उसका सम्मान करता हूं और तुम्हें एक बेहतरीन भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। यूजीन ने हल्के से भौएं उठाते हुए कहा, मैं अपने आप इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। मुझे अपने पिता से पूछना होगा। गिला मुस्कुराया, तो ठीक है, बैंक्वेट के बाद तय कर लेंगे। मैं तुम्हारे पिता के लिए कैरेज भेज दूंगा। यूजीन चुपचाप चाय पी रहा था। वो बोला, आपने कहा था कि इस अडॉप्शन का मेरे भविष्य पर अच्छा असर पड़ेगा, मतलब? गिला मुस्कुराया, अगर तुम मेन फैमिली में बड़े हुए तो तुम्हें बहुत फायदे मिलेंगे। हमारे परिवार में बहुत से बेहतरीन नाइट्स हैं जिनसे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। यूजीन आगे झुककर बोला, अगर मैं यहीं ट्रेनिंग करूं तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट के तहत सीखना चाहूंगा। अगर मैं आपका अडॉप्टेड सन बना तो क्या मैं आपसे ट्रेनिंग ले सकता हूं? गिला हंस दिया। फिर उसने उंगली उठा के कहा, मैं तुम्हें सिखाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट मैं नहीं हूं। उसके लिए एक बेटर कैंडिडेट है। यूजीन चौंक गया, कौन? गिला बोला, मेरा भाई। पहले मैं उससे स्ट्रांग था, लेकिन अब वो मुझे पार कर चुका है। यूजीन को तुरंत सयान याद आया, सफेद बालों वाला, शांत, खतरनाक आदमी। गिला ने हाथ बांधे और पूछा, क्या जरार्ड ने तुम्हें मैजिक सिखाया? यूजीन मुस्कुराया। उन्होंने कहा था कि मुझे माना सीखने में अभी दिलचस्पी नहीं है। उन्हें डर था कि मैं बिना सोचे समझे मैजिक का अभ्यास शुरू न कर दूं। गिला ने पीछे मुड़ते हुए कहा, लेकिन यहां आने के बाद तुम लगातार ट्रेनिंग कर रहे हो। मॉन्स्टर के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं वही माना स्टोन्स हैं। मैजिक सीखने के लिए तुम्हें माना स्टोन्स चाहिए होंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जितना पावरफुल माना स्टोन उतना ही मुश्किल उसे पाना। और मैजिक मास्टरी के लिए माना स्टोन्स जितने जरूरी हैं उतना ही एक स्ट्रांग मेंटर भी जरूरी है। फिर वो गहरी सांस लेकर बोला, जरार्ड फैमिली के पास ना तो इतनी रिसोर्सेज हैं, ना ही इतने स्ट्रांग मेंटर्स कि तुम्हारी असली क्षमता जगाने में मदद कर सकें। वो कुछ पल चुप रहा, जैसे मन में डर हो कि कहीं ये बात यूजीन के मन में उसके अपने परिवार के लिए नफरत ना डाल दे। फिर वो हंसकर कहने लगा, खैर, जो कहना था कह दिया। अगर तुम्हें ठीक लगे तो इस विषय पर बाद में बात करेंगे। यूजीन मुस्कुराया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे खुशी होगी। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर यूजीन उठा और झुककर बोला, मैं चलता हूं। गिला बोला, मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजता हूं। यूजीन हंस पड़ा, जरूरत नहीं, गेस्ट हाउस पास ही है, थोड़ा चलना पड़े तो ठीक है। दूसरी तरफ
उसी वक्त उसे एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई। उसने भौएं सिकोड़कर हवा सूंघी। ये परफ्यूम की खुशबू? उसने सामने देखा, कोई कोने के पास खड़ा था, हिला भी नहीं, जैसे उसकी राह ही देख रहा था। यूजीन आगे बढ़ा। कोने के पीछे खड़ी एक लड़की अचानक सामने आ गई। उसके चेहरे पर साफ साफ चकित होने का भाव था। यूजीन ने आईब्रो उठाई, जैसे सोच रहा हो, ये यहां क्या कर रही है? यूजीन ने लड़की को देखा और मन ही मन सोचा, ये ऐसे दिखा रही है जैसे अचानक टकरा गए, जबकि ये काफी देर से कोने में खड़ी मेरी ही राह देख रही थी। वो हल्के झुककर बोला, नमस्ते, मैं यूजीन हूं। लड़की मुस्कुराती, मुझे बताया गया था कि तुम्हारी पेट्रियाक से मुलाकात थी। लग रहा है बातचीत काफी लंबी चली। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम अभी भी यहीं हो। यूजीन ने भौं उठाई, आपका मतलब क्या है? लड़की के मन में इरिटेशन आया। वाह, कितना बेशर्म है ये, इसकी बदतमीजी की हद नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा, लेकिन हैरानी भी नहीं है, मुख्य शाखा के बच्चे को हराया, फिर ब्लड इनहेरिटेंस रिचुअल में विजयी हुआ। इस रफ्तार से तो ये और भी ताकतवर और निडर हो जाएगा। बेहतर है इसे दुश्मन बनाने से पहले दोस्त बना लूं। वो मन ही मन योजना बनाती है। शादी के जरिए इसे बांधना सबसे आसान तरीका है, इसलिए मैंने सीएल को कहा था कि इसके करीब रहे। फिर उसने चेहरे पर सभ्य सी मुस्कान लाते हुए कहा, मैं बस ये जानना चाहती थी कि तुमने पेट्रियाक से क्या बात की। यूजीन शांत स्वर में बोला, वो निजी बातचीत थे, मैं उसका विवरण नहीं बता सकता। लड़की हल्का सा हंसती, मत सोचो कि मैं तुम्हें पूछताछ कर रही हूं, मैं तो बस एक बात कहना चाहती थी। यूजीन थोड़ा हैरान सा था। ब्रूनेट लड़की ने आंखें झुकाईं। मैं सीएन की बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहती हूं। मुझे काफी पहले कहना चाहिए था, लेकिन रिचुअल की तैयारी की वजह से मौका नहीं मिला। यूजीन ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, वो मामला बहुत पहले खत्म हो चुका है। लड़की मुस्कुरा उठी, अच्छा लगा सुनकर। तुम अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर लगते हो। मैं सीएन से जरूर बात करूंगी और उम्मीद है कि तुम दोनों भविष्य में अच्छे से रहोगे। यूजीन भी मुस्कुराया, हम सब एक ही परिवार हैं, मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। अंदर ही अंदर लड़की को उसकी ये बात चुभ गए। सही बात है, पर इस बदतमीज बच्चे के मुंह से यह सुनना बहुत इरिटेटिंग है। कुछ देर बाद यूजीन बोला, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊं। लड़की विनम्रता से बोली, बिल्कुल, मुझे रोकने के लिए माफ करना। यूजीन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। दूर जाते हुए वो मन ही मन सोच रहा था, ये औरत तो शुरू से ही मुझे नापसंद करती है, सिर्फ इसलिए कि मैं एक साइड ब्रांच से हूं। बेहतर है कि मैं इसे दूर ही रखूं। 2 दिन बाद जरार्ड मुख्य शाखा की हवेली के सामने कैरेट से उतरा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वो खुद से बड़बड़ाया, क्या यूजीन ने सचमुच ब्लड इनहेरिटेंस रिचुअल जीत लिया? क्या उसने पेट्रियाक के बच्चों को भी हरा दिया? उसने सिर झुका लिया, दिल भारी था। उसमें हमेशा से अद्भुत प्रतिभा थी, लेकिन मैं कभी उसकी असली क्षमता बाहर नहीं ला पाया। उसने गहरी सांस ली। उस परीक्षा में उसे कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा होगा। मुख्य और साइड ब्रांचेस के बीच का फर्क सिर्फ मेहनत और प्रतिभा से नहीं मिटता। वहां अकेले खड़े होकर वो टूट सा गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, क्या उसने सब कुछ बस कल्पना ही कर लिया था? तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, पिताजी। यूजीन उसे हाथ हिलाकर बुला रहा था। उसके चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान थी। गिराड हक्का बक्का रह गया। अगले ही पल वो दौड़कर अपने बेटे के पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। पास खड़ी गिला भी ये दृश्य देख रही थी। गिराड की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुम पर बहुत गर्व करता हूं बेटा। यूजीन मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना कि मैं अच्छी खबर लेकर लौटूंगा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? गिराड ने आंसू पोंछे और शर्माते हुए बोला, तुमने कहा तो था। माफ करना बेटा, मुझे तुम पर और भरोसा करना चाहिए था। फिर उसने झुककर गिला का परिचय लिया। गिला ने हाथ बढ़ाया और शांत स्वर में कहा, अचानक बुलावे के लिए क्षमा कीजिए, आपका स्वागत है। दोनों ने हाथ मिलाए। गिराड ने कहा,
इस स्थान पर बुलाया जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। लेकिन पैट्रियार्क ने धीमे स्वर में कहा, आपकी पुनर्मिलन में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूं, पर क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? गिरार्ड ने सहमति दी और दोनों इमारत की ओर बढ़ गए। कुछ देर बाद चाय की मेज पर बैठे हुए गिरार्ड स्तब्ध था। उसने हकलाते हुए पूछा, आप सच में गोद लेना चाहते हैं? गिला ने चाय की चुस्की ली और गंभीरता से कहा, हां, यदि मैं यूजीन को अपनाता हूं तो बतौर पिता आपको भी वो सम्मान मिलेगा जो इस परिवार में दिया जाता है। गिरार्ड ने सिर झुका लिया। वो खड़ा हुआ, झुककर माफी मांगी और बोला, यदि मैं असभ्य लग रहा हूं तो क्षमा करें। मैं खुश हूं कि आप मेरे बेटे को इतना मानते हैं, लेकिन एक पिता होने के नाते मैं चिंतित हूं। पैट्रियार्क ने पूछा, चिंता किस बात की? गिरार्ड ने गहरी सांस ली। मुझे पता है कि आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन पूरा परिवार ऐसा नहीं है। मेरा बेटा एक साइड ब्रांच से आता है। यदि आपने उसे अपनाया तो बाकी सदस्य उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो बहिष्कृत हो जाएगा। गिला कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं समझता हूं, हम अपने खानदान में खून की पवित्रता को लेकर बेहद कठोर हैं। सच बताऊं तो सभी लोग एक साइड फैमिली के बच्चे को मुख्य परिवार में स्वीकार नहीं करेंगे। उसने आगे कहा, भले ही यूजीन मुख्य परिवार में आ जाए, वो पैट्रियार्क का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। लेकिन यदि वो लालच के पीछे न भागे तो मेरी देखरेख में वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकेगा। उसे बेहतर साथ, बेहतर अवसर सब मिलेगा। गिरार्ड ने मुट्ठियां भींच लीं, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। आप सही कह रहे हैं। कृपया मुझे अपने बेटे से पहले बात करने दीजिए। दूसरी तरफ यूजीन तलवार लेकर अभ्यास कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। तभी गिरार्ड उसके पास पहुंचा। यूजीन ने उसे देखा और तलवार मयान में रख दी। उसने सोचा, लगता है कोई बड़ी खबर है, और पिताजी का चेहरा बता रहा है कि वे बहुत हैरान हैं। गिरार्ड ने उसकी तलवार को देखा। वो अंदर से कांप उठा। ये स्टॉर्म स्वॉर्ड? ये वही तलवार है जिसे तुमने इनाम में चुना था? गिरार्ड ने सिर झुका दिया। उसने सोचा कि इस तलवार को खरीदने के लिए इवन अगर वे अपना पूरा घर, खेती और संपत्ति बेच दें, फिर भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा। वो बोला, पैट्रियार्क ने कहा कि वो तुम्हें अपनाना चाहते हैं। यूजीन मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है, हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। गिरार्ड ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम उनके पुत्र बनना चाहते हो तो मैं रोकूंगा नहीं। इससे तुम्हें जीवन में और अवसर मिलेंगे। गिरार्ड ने मुट्ठियां कस लीं। वो बोला, अगर तुम ये रास्ता चुनते हो तो तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये आसान नहीं होगा। यूजीन ने सिर खुजाया और हंसते हुए बोला, शायद, लेकिन आप जानते हैं मैं कैसा हूं। मैं किसी को अपने से आगे नहीं निकलने दूंगा। गिरार्ड हैरान रह गया। उसने दोनों हाथ अपने बेटे के कंधों पर रखे और बोला, तुम्हें याद रखना चाहिए, मैंने ही तुम्हें यह नाम दिया है और तुम्हारी आज्ञाकारी मां ने इसे आशीर्वाद दिया है। इसे भूलना मत। यूजीन ने हल्का मुस्कुराया और बोला, दत्तक लेना हो या कुछ भी, मेरे असली पिता हमेशा आप ही रहेंगे। गिरार्ड ने उसे कसकर गले लगा लिया। यूजीन ने सामने देखते हुए सोचा, लगता है ये अब सच में होने वाला है। थोड़ा सिरदर्द तो जरूर बनेगा, लेकिन फायदे बहुत होंगे। उसे पता था, उसे परिवार का मुखिया बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बाहर के लोग सोचते थे कि यही उसका मकसद है। उसे भी अंदाजा था कि पहली पत्नी थीन और दूसरी पत्नी अनायला उस पर नजर रखे हुई थीं। वो जानता था कि विरोध से निपटने के सिर्फ 2 तरीके थे। पहला तरीका, उसे नजरअंदाज कर दो। हवा उसके चेहरे से टकराई, उसने तलवार निकाली। दूसरा तरीका, जो विरोध करे उसे चुप कराकर खुद हुकूमत करो। उसने तलवार को संभालते हुए ही ये सोचा। पैट्रियार्क ने ब्लड इनहेरिटेंस रिचुअल में भाग लेने वाले सभी बच्चों के परिवारों को आमंत्रित किया था। यह साइड ब्रांच की ऐतिहासिक जीत का जश्न था, ना कि किसी को ताना देने का मौका। भीड़ में गिरार्ड को आवाज दी गई। कोई बोला, आपने तो कमाल का बेटा पाला है। दूसरा बोला, सुना है आप लोग अब जल्द ही मेन ब्रांच में प्रवेश कर पाएंगे। कोई हंसते हुए बोला,
कहते हैं इनके पास वो चीज है जो खुद पैट्रियार्क के पास भी है, मसल बिल्डिंग पोशन। दिलचस्प है ना? गेरार्ड थोड़ा शर्माया। पैट्रियार्क मुस्कुराए। आज हम सब भाग्यशाली हैं कि मिले। क्यों ना हम साइड ब्रांच वाले आपस में और मजबूत रिश्ते बनाएं? भीड़ से थोड़ा हटकर यूजीन खड़ा था। उसने सोचा, कम से कम ये घिनौने लोग मुझे नोटिस तो नहीं कर रहे हैं। तभी उसकी नजर सायोन पर पड़ी। वो सिर झुकाए खड़ा था। अनायला ने आगे देखा और सख्त स्वर में कहा, सिर उठाओ। वो बोली, आज से तुम्हारी तुलना हमेशा उसी लड़के से होगी। लोग तुम्हारी वो हार याद रखेंगे, जब पहली बार मुख्य शाखा का उत्तराधिकारी रिचुअल में हार गया। सायोन ने सिर और नीचे कर लिया। अनायला ने कहा, इस उपमान को महसूस करो, इसे स्वीकार मत करो। 1000 लोग हंसें, फिर भी याद रखना तुम मुख्य शाखा के बेटे हो। सायोन ने सिर उठाया। मां ने उसके कंधों पर हाथ रखा। वो बोली, हीरो यानी यूजीन पैट्रियार्क नहीं बन सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम आराम कर लो। तुम्हारे अंदर अभी भी कई कमियां हैं, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। फिर वो उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, उसके दोस्त बनने की कोशिश करो। सायोन चौंक गया। उसने पूछा, क्यों? क्योंकि अब हम भाई हैं? अनायला मुस्कुराई। भाईचारा मजबूत करो, भविष्य में वही तुम्हारा साथी बनेगा। सायोन ने धीमे से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मैं उस लड़के का दोस्त बनूंगा कैसे? सीएल केक खा रही थी और मुस्कुराकर बोली, सुना है अब हम भाई बहन बन गए हैं? हीरो आगे बढ़ा और शांत स्वभाव में बोला, हाँ शायद ऐसा ही है। सीएल ने शरारत से पूछा, तो अब से तुम मुझे बड़ी बहन बुलाओगे? लड़का ऊपर देखकर बोला, लेकिन तुम तो मुझसे बस कुछ ही महीने बड़ी हो। सीएल ने होंठ फुलाकर कहा, अरे बस एक बार, इतना मुश्किल भी नहीं है। वो उसके थोड़ा पास झुक गई। तो बुलाओगे? लड़का मन ही मन सोच रहा था, 13 साल की लड़की को दीदी बुलाना, मरना बेहतर होगा। उसने जीभ बाहर निकाली और मना कर दिया। रारन यानी रेड टावर का मेज गंभीर हो गया। वो बोला, अगर तुम्हें अपना शिष्य बनाना है तो तुम्हें पहले हमारी समनिंग मैजिक का टेस्ट पास करना होगा। लड़के ने पूछा, और अगर मैं पास हो गया तो? रारन ने भौहें सिकोड़कर कहा, यह अच्छी बात होगी, लेकिन याद रखना, इस राज्य में तुम्हारे परिवार का नाम कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम्हारी प्रतिभा चमकी नहीं तो मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। सफेद बालों वाला युवक झुककर बोला, ठीक है, मैं समझ गया। रारन थोड़ा नरम पड़ा और बोला, तुम्हारे पिता मेरे पुराने दोस्त थे। मैं तुम्हें जितना हो सके भेदभाव से बचाऊंगा और तुम्हारी जादू की प्रकृति के हिसाब से सही माहौल भी दूंगा। योड थोड़ा झेंप गया। उसने सिर झुका लिया और मन में सोचा, अगर मैं उसका शिष्य ना भी बन पाया तो भी कम से कम इस दम घोटू घर से दूर रहने का मौका तो मिलेगा। उसने अपने पिता गिलियाड की तरफ देखा। गिलियाड मुस्कुराए और बोले, निर्णय तुम्हारा है, जितना समय चाहिए लो। यूजीन की मां ने भौहें चढ़ाईं। ये मौके तुम्हें तुम्हारे पिता ने दिए हैं, इन्हें आभार के साथ स्वीकार करो। वहां जाकर तुम वो जादू सीख पाओगे जिसे तुम इतना पसंद करते हो। फिर उसने कंधों पर हाथ रखा। विंस ने नाराज होकर कहा, याद रखना, तुम मेरे बेटे हो और भविष्य के पेट्रियार्क भी हो सकते हो। दूसरे राज्य में ट्रेनिंग करते समय इसे भूल मत जाना। उसके पति ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं तो बस अपने बेटे को प्रोत्साहित कर रही हूं। फिर मन ही मन सोचने लगी, अगर मेरा बेटा दूसरे राज्य जाएगा तो मैं और भी खुश होंगी, क्योंकि उसे पता था योद में उनके रक्तवंश वाली विशेष शक्तियां नहीं थीं। वो स्वभाव से सरल और थोड़ा कमजोर था। दूसरे राज्यों के मोगों से संबंध बनाना ही उसके लिए अच्छा होगा, उसने सोचा। अंत में वो बोली, तुम लायन हार्ट परिवार के वैध पुत्र हो, इसे कभी मत भूलना। लड़के ने भौहें उठाईं और सिर हिलाकर कहा, हाँ मां। अगले दिन भोज के बाद रॉवे रन और योद साथ में अरू किंगडम के लिए निकल पड़े। साइड ब्रांच वाले परिवार अपने अपने घर लौट गए। यूजीन और गिरार्ड को अलग अलग कमरों में ठहराया गया। यूजीन सोचने लगा, पुनर्जन्म के बाद आज पहली बार मैं फिर से जादू का अभ्यास करूंगा। उसे याद आया, माना विकसित करने के 2 तरीके हैं। गहरी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया से शरीर में माना इकट्ठा किया जाता है। ये 2 तरीके
ब्रीदिंग ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग दोनों ही मुश्किल होते हैं, लेकिन सांस के जरिए ट्रेनिंग कहीं ज़्यादा असरदार मानी जाती है। लड़का सोच रहा था कि अपनी पिछली जिंदगी में वो हमेशा माना को शारीरिक ट्रेनिंग से बढ़ाता था, लेकिन बाद में दोस्तों की सलाह पर उसने ब्रीदिंग टेक्निक्स पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। लियोनार्ड परिवार में माना सिर्फ सांस के जरिए ही विकसित किया जाता है। लड़का जेनेट के पास पहुंचा तो वो मुस्कुराया और बोला, चलो अब असली काम शुरू करते हैं। घने जंगल के अंदर पेट्रियार्क की जमीन पर एक माना का स्रोत है, जिसकी एंट्री सिर्फ क्लैन के सीधी रक्त रेखा वाले लोगों को मिलती है। ये माना सोर्स अपने आप नहीं बना था, इसे बर्मा नाम के दिग्गज ने 300 साल पहले बनाया था। लड़का ये सुनकर हैरान रह गया, ये आदमी तो सच में राक्षस था, माना का सोर्स खुद बना दिया। सफेद बालों वाला व्यक्ति पीछे घूमकर बोला, नर्वस हो? यूजीन मुस्कुराया, नहीं, मैं तो इसका इंतजार कर रहा था। जेनेट ने हाथ उठाकर कहा, लेकिन आसान नहीं होगा, पहली बार है तो पसीना तो बहेगा ही। उसने उंगली उठाई और बोला, एस और सायान ने 6 साल की उम्र में ट्रेनिंग शुरू की थी। उन्हें माना महसूस करने में 4 दिन लगे थे और योएड को 2 हफ्ते। साइड ब्रांच के बच्चे आमतौर पर इसी उम्र में ट्रेनिंग शुरू करते हैं और माना महसूस करने में 1 महीना लगा देते हैं। लेकिन वो मुस्कुराया, तुम्हें शायद कम लगेगा क्योंकि ये माना सोर्स है और मैं भी मदद करूंगा। यूजीन ने पूछा, कितने दिन लगेंगे? वो बोला, लगभग 10 दिन। लड़का मन में हंस पड़ा, 10 दिन? इसे तो कहाँ ठूस कर रखना है मुझे पता है, मैं तो 10 मिनट में कर दूंगा। दोनों एक बड़े से घर में घुसे, फिर नीचे उतरे। नीचे एक विशाल हॉल था। जेनेट ने बीचों बीच बने एक सर्कल की तरफ इशारा किया, उधर बैठो। यूजीन बैठ गया। जेनेट ने आंखें बंद की पर बोला, ये माना अवशोषण तकनीक हमारे पूर्वजों की विरासत है। साइड ब्रांच वालों को ये सीखने की इजाजत नहीं होती, इसलिए वो एक ओछे से तरीके स्कारलेट फ्लेम रिचुअल का इस्तेमाल करते हैं, जो असल वाले के सामने कुछ भी नहीं। फिर उसका शरीर चमकना शुरू हुआ। ये है असली व्हाइट फ्लेम रिचुअल। उसके चारों ओर सफेद जादुई लौ का चक्र बन गया। यूजीन दंग रह गया। उसे अपनी पिछली जिंदगी का एक दृश्य याद आया, जब उसने अपने दोस्त के चारों ओर यही घनी सफेद माना लेयर देखी थी, जो कभी कभी शेर की आयाल जैसी लगती थी। इसकी असली शक्ति मुझे कभी जानने नहीं मिली थी, वो मन ही मन बोला। जेनेट आगे बढ़ा, तुम पहले ही माना महसूस कर सकते हो, बस अपनी सांस पर ध्यान दो। यूजीन बोला, मैं महसूस कर रहा हूं। जेनेट की भौहें उठ गईं। इतनी जल्दी? कहीं तुमने ध्यान ज्यादा गहरा तो नहीं कर लिया? तुम्हारी सेंसरी थोड़ी फटसी रही लग रही है। जेनिस ने अपनी उंगली उठाई और बोला, अब मैं तुम्हें असली और नकली माना सेंसेशन का फर्क दिखाता हूं। उसने अपनी उंगली में माना भेजा। वो हंसा और बोला, अभी तो तुम इसे महसूस नहीं कर पाओगे। लेकिन यूजीन ने माना की तरफ इशारा किया और बोला, नहीं, मैं साफ महसूस कर रहा हूं, ये यहीं जा रहा है। जेनस की आंखें फैल गईं। ये क्या, इतना जल्दी? अभी तो शुरू ही किया है। उसे लगा था कि 10 दिन भी कम होंगे, लेकिन यूजीन की गति तो हर नियम को तोड़ रही थी। यूजीन हंस पड़ा और बोला, तो अब कितनी देर तक ऐसे ही टाइम पास करेंगे? जेनस ने गहरी सांस ली। अच्छा, चूंकि तुम माना महसूस कर सकते हो, तो अब अगले चरण पर चलते हैं। अब शब्द मत बोलना, अपने शरीर पर ध्यान दो। यूजीन ने आंखें बंद की। समझ गया। दोनों ने हाथ पकड़ लिए। जीनस धीरे से बोला, गहरी सांस लो। कल्पना करो हर सांस के साथ माना की धाराएं तुम्हारे शरीर में घुस रही हैं और उन्हें दिल की ओर मोड़ो। यूजीन के हाथ चमकने लगे। जीनस पीछे हटकर बोला, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कर रहे हो। सफेद बालों वाला लड़का उसे देखकर दंग रह गया। ये उम्मीद से कहीं आगे है। ये लड़का तो अभी माना को अंदर से मैनिपुलेट भी कर रहा है। अब बस शरीर को इसे स्वीकार करना है। यूजीन के शरीर में माना तेजी से जमा होने लगा। वो सोचने लगा, मेरी पिछली जिंदगी में माना ब्रीदिंग मुश्किल नहीं थी, लेकिन ये शरीर माना को कई गुना बेहतर अब्जॉर्ब कर रहा है। पर अभी रोकना ही होगा। इतनी कम उम्र में सीमा होती है। उसका हृदय चमक उठा। उसने आंखें खोली। जेनस उसे देखकर दंग रह गया। तुम्हारा कोर, ये तो कमाल का आकार है। लोग इतने बड़े माना कोर के लिए सालों मेहनत करते हैं। वो हंसकर बोला, यूजीन, तुम सच में एक राक्षस हो। यूजीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये कॉम्प्लीमेंट है ना? हाँ, बिल्कुल।
थोड़ी देर बाद जेनस ने समझाना शुरू किया। व्हाइट फ्लेम रिचुअल और स्कारलेट फ्लेम में सबसे बड़ा फर्क है कोर स्प्लिटिंग। स्कारलेट फ्लेम उपयोग करो तो जिंदगी भर शरीर में सिर्फ एक माना कोर रहेगा, लेकिन व्हाइट फ्लेम में जब तुम एक खास स्तर पार कर लो, तुम्हारा कोर टूटकर कई हिस्सों में बढ़ जाता है और उन कई कोर्स की इंटरैक्शन तुम्हारी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। वो आगे बोला, इन एक्स्ट्रा कोर्स को हम स्टार्स कहते हैं। हमारे पूर्वज व्हाइट फ्लेम के निर्माता एक साथ 10 स्टार्स रखते थे। आज तक हमारे परिवार में कोई इतना नहीं पहुंच पाया। जेनस सीना चौड़ा करके बोला, मेरे भाई और मेरे पास अभी 6 स्टार्स हैं। उसके बच्चों ने एक स्टार बनाया है। यॉर्ड के बारे में पता नहीं, लेकिन जुड़वा बच्चे शायद अगले साल तक दूसरी स्टार बना लेंगे। वो ऊपर देखते हुए बोला, उन्होंने माना ट्रेनिंग 6 साल की उम्र में शुरू की थी। उन्हें 1 स्टार से 2 स्टार्स बनने में 8 साल लग रहे हैं। यूजीन शांत खड़ा सब सुन रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हीरो की ओर देखते हुए उसने पूछा, और तुम्हारा क्या? लड़के ने एक उंगली उठाते हुए कहा कि वो जरूर सबसे तेज बनेगा, अगर वो ट्रेनिंग छोड़कर भागा नहीं तो। लड़का मुस्कुराया और बोला कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि न सिर्फ वो एक बेहतर शरीर में पुनर्जन्म लेकर आया है, बल्कि उसे बर्मोंट की मना ट्रेनिंग विधि भी विरासत में मिली है। वो इस शरीर की क्षमता को व्यर्थ नहीं जाने देगा। आगे बढ़ते हुए उसने सोचा कि भले ही उसे ये नहीं पता कि वो 10 स्टार तक पहुंच पाएगा या नहीं, लेकिन उसे ये सब तभी पता चलेगा जब वो व्हाइट फ्लेम के साथ ट्रेनिंग पूरी करेगा। हीरो मुस्कुराया और बर्मोंट को धन्यवाद दिया। उसी की वजह से वो पहले से कहीं बेहतर नतीजे हासिल कर सकता था। जब वे घर लौटे तो जेनिस मुस्कुराया और बोला कि वो उसके भाई को सब कुछ बता देगा और अब उसे जाकर आराम करना चाहिए। लड़के ने भी मुस्कुराकर उसका धन्यवाद दिया। कमरे में जाते हुए उसने सोचा कि थोड़ा आराम मिलते ही ये थकान अपने आप गायब हो जाएगी, क्योंकि अब जब उसने मना ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, उसे अभी बहुत काम करना था। तभी नीना ने उसे देखकर चौंकते हुए पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग से लौट आया है। लड़के ने उससे कहा कि वो उसके कमरे में जाकर उसकी तलवार ले आए। तलवार म्यान से निकालकर उसने उसे देखा और सोचा कि क्या ये काम करेगी। उसने तलवार में मना प्रवाहित करना शुरू किया। नीना सदमे में हवा के झोंके से पीछे हट गई। एक टॉर्नेडो सा उठ खड़ा हुआ। फिर एक आवाज गूंजी, क्या ये तुम हो हिल? हीरो ने आश्चर्य से कहा कि वो उसे पहचानता है। ये विंड स्पिरिट किंग टेम्पेस्ट की आवाज थी। लड़का हवा की चमकती ऊर्जा को देख रहा था। टेम्पेस्ट ने पूछा कि क्या वो पुनर्जन्म से होकर गुजरा है। यूजीन हैरानी से देख रहा था। टेम्पेस्ट ने कहा कि वो हिल की आत्मा को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इतने साल बीत जाने के बाद भी और अलग शरीर में जन्म लेने के बावजूद आत्मा वही रहती है। टेम्पेस्ट ने कहा कि कई सालों से किसी ने स्टॉर्म स्वॉर्ड को नहीं बुलाया था। पहले उसने सोचा कि शायद ये बर्मोंट के किसी वंशज का काम है, लेकिन फिर उसे लड़के की आत्मा महसूस हुई। उसकी आंखें गुस्से से चमकीं। उसने पूछा कि बर्मोंट ने सभी डेमन किंग्स को क्यों नहीं मारा। उसने मुट्ठी भींचकर याद दिलाया कि टेम्पेस्ट हमेशा उनके साथ लड़ता रहा था, यहां तक कि अपनी मौत के बाद भी। विंड स्पिरिट ने कहा कि उसे भी नहीं पता कि उस समय बर्मोंट क्या सोच रहा था, क्योंकि कैद के दानव के साथ अंतिम लड़ाई के दौरान उसने अपनी तलवार म्यान में डाल दी थी। यूजीन ने उलझन में फिर पूछा। टेम्पेस्ट ने कहा कि लड़ाई बेहद भीषण थी, लेकिन इसका अंत वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। जमीन पर पड़े शवों की याद ताजा करते हुए उसने बताया कि अंत में सिर्फ बर्मोंट और कैद का दानव ही खड़े रह गए थे। वो दृश्य याद करते हुए टेम्पेस्ट बोला, लड़ाई खत्म होने पर बर्मोंट ने अपनी तलवार म्यान में डाल दी। वो डेमन किंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट को मारा नहीं और न ही डिस्ट्रक्शन किंग के महल की ओर बढ़ा। यूजीन ने गुस्से में दांत भींच लिए। उसे अब यह बकवास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। मुट्ठियां कसकर उसने ऊंची आवाज में कहा कि उसने सुना है बर्मोंट ने कैद के राजा डेमन किंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट के साथ कोई सौदा किया था। उसने चिल्लाकर पूछा, आखिर वो सौदा था क्या? विंड स्पिरिट टेम्पेस्ट ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि उसे उस सौदे की शर्तों के बारे में कुछ भी पता नहीं। यूजीन भड़क गया, तो फिर तुम्हें आखिर पता क्या है? टेम्पेस्ट ने शांत आवाज में कहा कि उस लड़ाई के सभी रहस्य उन्हीं को पता हैं जो उस युद्ध में मौजूद थे। और जैसे ही बर्मोंट ने तलवार म्यान में डाल दी, टेम्पेस्ट की उस युद्ध से जुड़ी सारी संवेदनाएं कट गईं। यूजीन ने गुस्से में फिर चिल्लाकर कहा, तुमने कहा था कि बर्मोंट और डेमन किंग को छोड़कर सब मर चुके थे।
तो क्या मुझे बर्मोंट की लाश से ही पूछना पड़ेगा? इतना कहते ही हवा की धाराएं बिखरने लगीं। टेम्पेस्ट ने कहा कि उनका समय खत्म हो रहा था। उसने माथे पर बल देते हुए कहा कि यूजीन की अभी की मना लेवल इतनी कमजोर है कि वो खुद से टेम्पेस्ट को समन कर ही नहीं सकता था, बल्कि टेम्पेस्ट खुद ही आया था, क्योंकि उसने हिल की आत्मा को महसूस किया। लेकिन अब गेट बंद होने का समय था। यूजीन चिल्लाया, रुको, मुझे जवाब दो। टेम्पेस्ट ने जाते जाते बस इतना कहा, अगली बार जब तुम काफी मजबूत हो जाओगे। हवा गायब होते ही यूजीन की नाक से खून बहने लगा। वो फिर भी चिल्लाता रहा, जवाब मांगता रहा, लेकिन अचानक उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। नीना डरकर दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा काला पड़ चुका था। नीना चीख उठी।